नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन मरुधरा में सियासी पारा कुछ ज्यादा ही हाई है। हर दिन नए नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है। एक तो अपने ही लोग कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थाम रहे हैं, दूसरा कांग्रेस पार्टी फैसले लेने में कमजोर दिखाई दे रही। इसी का परिणाम है कि आज बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। दरअसल कांग्रेस ने सीट पर बीएपी से गठबंधन किया है, लेकिन हाँ ना हाँ करते करते कांग्रेस ने काफी देर कर दी। पहले तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार से नामांकन दाखिल करवा दिया और फिर बीएपी से गठबंधन कर लिया। इसके बाद से कांग्रेस उम्मीदवार गायब हो गया, तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले को टाल नहीं पाई। आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो बेहद खास मुद्दा है, चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ आरसी चौधरी जी है, महासचिव है पीसीसी से। आरसी जी बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। आरसी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में हुआ प्रत्याशी को लेकर, पहले फैसला हो नहीं पाया गठबंधन को लेकर, जब फैसला हुआ और हाईकमान से कहा गया नामांकन वापस लेने को लेकर, तो कैंडिडेट ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, उसे निष्कासित कर दिया। ये क्यों हुआ ये पूरा घटनाक्रम? क्या तालमेल नहीं था, क्या बातचीत नहीं हो पाई थी, या फिर कोई और वजह? श्वेता जी, जब विपक्षी दल और विपक्षी पार्टियां जब एक नया अलायंस इंडिया गठबंधन बनाया और जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस इंडिया गठबंधन के लिए क्या क्या वक्तव्य नहीं दिए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ये एनसीपी एक पार्टी है जिसके अंदर 17,000 करोड़ का आरोप है। तमाम आरोप लगाए उन्होंने, ये घमंडिया गठबंधन है, ये फलाना गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश के संवैधानिक संस्थानों के लिए, लोकतंत्र के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, नफरत की राजनीति के खिलाफ में, जनता के मुद्दों के लिए हमने लगातार ये प्रयास किया कि तमाम वो दल, तमाम वो विचार जो इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया में जो विश्वास करते हैं, उसको लेकर हमने गठबंधन किया। कांग्रेस पार्टी देश का सबसे बड़ा दल होने के नाते, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमने लगातार प्रयास किया। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि हमने प्रयास किया कि किस प्रकार से गठबंधन हो, लेकिन अगर गठबंधन अलग अलग जो हमारे अलायंस की कमेटी बनी हुई थी, बाप जिस पार्टी की, भारतीय आदिवासी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, उसका मध्य प्रदेश में भी विधायक है, अन्य राज्यों के अंदर में भी उसका अपना एक संगठन है। हमने एक प्रयास किया, उसमें सफलता हो सकता है किस हद तक मिली या ना मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस प्रतिबद्धता को दिखाते हुए, दोहराते हुए हमने ये विश्वास किया कि किस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का एक मनगढ़ंत जो स्लोगन है उसको 50 पे रख सकते हैं। कि तमाम बातों को लेकर हमने प्रयास किया। आपकी कोशिशों पर सवाल नहीं, सवाल ये कि आप लोग ने किया और इसलिए आखिरी जो नामांकन का वक्त था तब तक भी गठबंधन को लेकर कोशिशें जारी रही। लेकिन गठबंधन का ऐलान करना, फिर अपने कैंडिडेट को जिसको आपने दे दिया है उसको फाइनल कर दिया है कि ये हमारे कांग्रेस से कैंडिडेट है इस सीट के लिए, अरविंद डामोर, और उसके बाद उसको नामांकन वापस लेने के लिए कहा। नामांकन वापस क्यों नहीं लिया गया? सवाल तो ये भी है, जब अगर आपकी पार्टी के प्रति कटिबद्धता है, आप जो पार्टी आलाकमान, हर बात पे तो आप लोग यही कहते हैं कि जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा, फिर इस पर फैसले पर कहां बात फंस गई? श्वेता जी, आपने सही कहा। हमने भारतीय जनता बाप के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके जो संस्थापक सदस्य हैं, उनके साथ में जो संवाद किया, जो चीजें बातें निकल के आई, और निकलने के बाद में एक आई कि किस प्रकार से हमारे जो इस डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो 3 इनके विधायक जीत के आए हैं, किस प्रकार से हमें भारतीय जनता पार्टी को, जिस प्रकार से एक बड़ी दल होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के विधायक से इस्तीफा दिला के और वो एक अख्तियार करना चाह रही है, तो हम किस प्रकार से देखिए, हम हमारी बात करें, आप बोला क्यों? आपने किया नहीं क्या? आपकी क्या प्रताप जी, आपने किया नहीं क्या? प्रताप जी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो गई है? एबीवीपी का कार्यकर्ता, क्या भाजपा का विधायक था? अरे आप इसे बीमारी दूर करो, विचलित होना आपका स्वाभाविक है। आप अस्पताल ले जाओ अपनी पार्टी को, स्वाभाविक है। आप अस्पताल ले जाओ अपनी पार्टी को, उसको जो डिजीज हुई है वो दूर करो। जनता पार्टी बीमारग्रस्त, रोगग्रस्त पार्टी को अब मानसिक तौर पे ग्रस्त हो चुकी है,
लोकतंत्र आरसी जी बात है कांग्रेस की, कांग्रेस की बात आप बैठकर रख सकते हैं। कांग्रेस की बात आप भारतीय जनता पार्टी बताएंगे नहीं, प्रताप राव जी बताएंगे बीजेपी का। आप तो कांग्रेस की बात मजबूती से रखिए, जो सवाल है उस पर जवाब दे दीजिए, फिर जाते ना प्रताप राव जी। मुझे बोलना है श्वेता जी, मुझे ऐसे बोलना है क्योंकि आरसीजी से पूछा जो जा रहा है, आरसीजी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। चलिए ठीक है आरसीजी, आपको सवाल मुझे 2 मिनट दीजिए। आपने नामांकन वापस किया, सवाल ये था, आपने जवाब नहीं दिया, वापस लौटेंगे आपके पास। देखिए एक सेकंड आप क्यों पूछ रहे हैं? ये पूछिए ना, आरसीजी सुनिए, बिल्कुल आप भी सवाल पूछिएगा, आपका जवाब भी बीजेपी देगी, क्योंकि बीजेपी को भी सबका जवाब देना है। लेकिन प्रताप राव जी बांसवाड़ा डूंगरपुर जो सीट, देखिए आपको पूरा वक्त देगा, अपने आराम से अपनी बात रखिए, अब दूसरों को भी मौका दीजिए, ऐसे मत करिए, चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर, कोई झगड़ा नहीं कर रहे। सुनिए प्रताप राव जी, सवाल ये मेरा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट बेहद अहम थी, जो कांग्रेस के साथ घटनाक्रम हुआ कि आप पहले गठबंधन नहीं कर रहे थे, फिर गठबंधन होता है, फिर नामांकन के लिए आपने अपने कैंडिडेट को उतार दिया, नामांकन दाखिल कर देता है वो, इसके बाद फिर वो नामांकन वापस नहीं लेता है, फोन स्विच ऑफ कर देता है, पूरा हुआ। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि ऐसा हो, कैंडिडेट मैदान में रहे। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, आरसीजी जिस तरह से बोल रहे हैं तो मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं, और मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस जो ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित हो गई है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है श्वेता जी? सुनिए अभी आप बीमारी तो सुनिए, अरे चौधरी जी बीमारी तो सुनिए, चौधरी जी आप बीमारी सुनिए, आपका इलाज नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप बीमारी का इलाज सुनिए, आप पहले बीमारी तो सुनिए क्या हो गई आपको। श्वेता जी ये इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो चुकी है पार्टी, अनुशासन नाम की चीज नहीं है। पहले तो बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतराते हैं, जब कहा जाता है अशोक गहलोत को चुनाव लड़ो तो भाग जाते हैं, जब कहा जाता है सचिन पायलट से तो भाग जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से किसी को खड़ा करते हैं तो वो दोबारा नाम लेने से वापस कर देता है। ये पार्टी पूरी तरह से अनुशासन से विहीन हो चुकी है। देखिए अब इसमें किसकी मानसिक स्थिति क्या है वो तो आते, यहाँ तो फैसले की बात है, यहाँ तो निर्णय की बात है, यहाँ पर तो आपसी सामंजस्य की बात है कि अगर नामांकन दाखिल करवाया तो क्या पहले बात हुई थी कि अगर गठबंधन हो जाता है तो आप नामांकन वापस लेंगे, और क्या कैंडिडेट पहले तैयार था या बाद में तैयार नहीं हुआ? देखिए श्वेता जी, क्या होता है जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसे सारी बात बतानी होती है, और डॉक्टर ये कहता है कि आपको ये बीमारी है तो स्वीकार करना होता है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है, वो ना तो अपनी सारे स्थितियां बता रही, ना ही स्वीकार कर रही कि डॉक्टर क्या है। बात करने वाले जो कांग्रेस है वो रोगग्रस्त हो चुकी है, कांग्रेस के रोग अब बाहर निकल के आ रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति अब बिल्कुल आईसीयू पर है, कांग्रेस इस चुनाव के बाद बिल्कुल विसर्जन पर है, कांग्रेस के लिए अब शांति की पाठ करने की जरूरत आ गई है, कांग्रेस अब खत्म होने की स्थिति में है, ये बताता है। देखिए श्वेता जी हम तो लेकिन प्रताप जी ज्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर रहे कि कांग्रेस क्या है क्या नहीं, क्यों इतनी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए कांग्रेस है, जिस तरह की बातें आप करें इस पर जवाब लूं क्योंकि हमारे साथ विश्लेषक भी है, उनका रुख कर लेते एकलव्य जी। देखिए बीजेपी कांग्रेस दोनों की आपने बातें सुनी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये सवाल कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि सबके अपने अपने तर्क है, या वाकई में फैसले लेने में भी कमजोर हो गई है कांग्रेस? देखिए श्वेता जी, मैं ओम शांति कह के और आपको बताऊं कि इसको अगर प्योरली राजनीतिक विश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो जो गठबंधन की जो पॉलिटिक्स होती है, जब इंडी अलायंस की स्थापना हुई तो उसकी नींव जिस आधार पर रखी गई थी वो ये थी कि कांग्रेस क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है तो बाकी के जो क्षेत्रीय पार्टी जो उसमें भागीदार हैं वो लोकसभा क्योंकि पूरे संपूर्ण राष्ट्र के चुनाव होते हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस को आगे करेगी और वो एक बैक स्टेप लेंगे, और आगे चल के जब समय समय पर विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसी तरह से कांग्रेस एक बैक स्टेप लेके ये अवसर इन क्षेत्रीय पार्टियों को देगी। परंतु अब जिसके भी सौभाग्य से और जिसके भी दुर्भाग्य से धीरे धीरे हुआ क्या कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसकी है उसकी वजह से कहीं इस लड़ाई में
वो उन्होंने जो भरपूर मेहनत करके जो भी थोड़ी बहुत अलग अलग राज्यों में अपने लिए जो राजनीतिक जमीन बनाई है, साथ में वो भी कहीं नहीं खिसक जाए। और इसलिए मैं समझता हूं, और इसका एक दूसरा एंगल भी है, दूसरा एंगल की जो बात है वो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के एंगल से है। वहां क्या होता है कि अगेन इस अलायंस में होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो स्टैलिन, एमके स्टैलिन साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया जो कि गठबंधन के पार्टनर हैं कि सनातन धर्म को तो खत्म कर देना चाहिए। अब इससे होता क्या है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, जब उनको टिकट दिया जाता है और वो देखते हैं कि कांग्रेस ने इस बात का विरोध नहीं किया बल्कि उसी पार्टी के साथ खड़ी है, तो समाज में जाना तो बहुत दूर की बात है, उनका अपने घर में जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये कारण है कि मैं समझता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जयपुर में भी जिस तरह से सुनील शर्मा जी को टिकट दिया गया और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उनका टिकट विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन क्या आप मानते हैं कि गठबंधन ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी था? ये सीट बेहद अहम थी और इनको लग रहा था कि शायद हमारा कैंडिडेट ना हो, या फिर अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फायदा बीजेपी को मिल जाएगा और इसलिए गठबंधन जरूरी है। क्योंकि जब तक नामांकन का आखिरी दिन था तब तक कोशिशें जारी थी, और अगर अपने कैंडिडेट ने नामांकन दर्ज कर दिया, हमारे कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ी कि हम गठबंधन में जाएं? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूं कि अगर गठबंधन जरूरी था या नहीं था, इसके लिए जो भी रिसर्च होना था, ये डिसीजन उसके बाद ही लिया गया होगा। और जब एक बार डिसीजन ले लिया जाता है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन एक स्ट्रैटेजी के साथ होनी चाहिए, और अगर स्ट्रैटेजी नहीं होगी, उसकी बैकएंड पे प्लानिंग नहीं होगी, तो वही परिस्थितियां बनती हैं जो आज हमारे सामने हैं। आरसी जी, सवाल इसलिए हो रहा है कि अगर आपका कैंडिडेट आ गया था तो फिर जरूरत गठबंधन की क्यों पड़ी, और अगर गठबंधन कर ही लिया बाद में तो कैंडिडेट ने नामांकन वापस क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों है, क्योंकि विधानसभा सीट जो है उपचुनाव वहां से है, वहां भी कैंडिडेट कर्पूर सिंह, उन्होंने भी नामांकन वापस नहीं लिया और इसलिए दोनों को निष्कासित किया गया कांग्रेस से। श्वेता जी, मैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं पूछते कि जिस गठबंधन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आप बोल लीजिए, अगर आपका ज्यादा बोलने का मन कर रहा हो तो आप बोल लीजिए, आपको पूरा स्पेस है, क्योंकि मुद्दे आप तय करते हैं पूरे देश के अंदर, चर्चा क्या होती है ये आप तय करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक संघ का कार्यकर्ता कौन होगा ये आप तय करते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस का व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, आपको विचलन बढ़ रहा है, तो मैं आपको स्थान देता हूँ, बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री वो भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं जो ईडी और सीबीआई का इशारे पे 25 विपक्षी नेताओं को करते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी चुनाव लड़ने से मना क्यों कर देते हैं? क्यों गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो टिकट को वापस लौटा देते हैं? ये अलग अलग रणनीति होती है, हर राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। निश्चित रूप से हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में चाहते थे कि किस प्रकार से बेहतरीन निर्णय हो जिससे भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देश के मुद्दों की चर्चा हो सके, लेकिन अगर कहीं पे हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं तो निश्चित रूप से एक स्टेप पीछे लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो हट गया। आप लोगों ने कोशिश की और यही वजह आप गठबंधन की बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीतना है और सामने वाले को रोकना है, वो भी सही है, रणनीति है ये अपनी अपनी पार्टियों की। लेकिन अब जब आपका ही जो कैंडिडेट था उसने नामांकन वापस नहीं लिया, वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट, तो इस सीट में क्या माने, त्रिकोणीय मुकाबला माने या गठबंधन माने? श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन नेताओं ने इस वक्तव्य दिया है, इस बात की घोषणा की है कि हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी को हमारा समर्थन दिया है। इसलिए कांग्रेस का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि हमें किसको चुनौती देनी है, किनको हमें यहां से परास्त करना है और किसको विजय करके भेजना है। इसलिए प्रत्याशी का रह जाना या ना रहना, क्योंकि पार्टी का जब नेतृत्व निर्णय करता है, पार्टी का कार्यकर्ता, विचार के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति उसी पार्टी के साथ में जाता है। इसलिए मुकाबला सिर्फ दो लोगों के बीच में होगा। हम अलायंस के हमारी जो पार्टनर है उस पार्टनर को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे परास्त करेंगे। लेकिन जब वोटर वोट कास्ट करने जाएगा तो वहां पर तो कांग्रेस का कैंडिडेट नजर आएगा, और अगर कांग्रेस के प्रति किसी की ईमानदारी है, कटिबद्धता है और वो कांग्रेस को ही के ही साथ जाना चाहता है, तो कैसे समझाएंगे और कैसे ये मैसेज सब तक पहुंचाएंगे? निश्चित रूप से आपकी जो भावना है, आपका जो विचार है, क्योंकि जो दूसरा दल है उनको चुनौती दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अक्सर मेहनत करेगा। पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष का, पार्टी की जो प्रभारी का जो वक्तव्य है वो हमारे बूथ तक, बूथ के तमाम कार्यकर्ताओं तक जाता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन रहने वाला है नहीं। हमें उस ताकत को परास्त करना है जो केंद्रीय एजेंसियों के आधार पे
अपने दूसरे दल के लोगों को तोड़ के अपने अंदर शामिल करती है। प्रताप जी, उनको हमें परास्त करना है। प्रताप जी, जो सबसे बड़ा दल होने का दम बरती है, लेकिन चंदा और धंधा का नाम पे लूट करने वाले विचारधारा। एक छोटी सी बात बस कहना चाह रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई। मैं आपको बताऊं कि ये परिस्थितियां आज क्यों हो गई हैं, उसका एक कारण ये भी है। आज अगर जनता मोदी जी के फेवर में अगर कुछ बात कर दे तो उनको अंधभक्त कह दिया जाता है। आज अगर कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट या राजनीतिक विश्लेषक एक सेकंड सर बात तो सुन ले, विश्लेषक जो है अगर यहाँ पे आके अगर अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एक सेकंड सर मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, बात तो कंप्लीट होने दो सर, बात तो कंप्लीट होने दो। सत्तारूढ़ दल पूरा राजस्थान जानता है किस विचारधारा के व्यक्ति हो, कैसे स्टेटमेंट देते हो। सर चिल्लाने से क्या होगा सर, एक स्टेटमेंट से कंप्लीट है मैम। यही परिस्थितियां हैं कि जब जनता को अंधभक्त कहा जाएगा, जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अरे इन्होंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का सर आप ही बोलते रहोगे, आप ही बोलते रहोगे। कांग्रेस की हम ऐसा कांग्रेस हारती है जब कांग्रेस जब कमजोर होती है तो यही स्वभाव दिखाई देता है उनका, यही व्यवहार है कांग्रेस का। कांग्रेस का ये व्यवहार है, इसलिए जनता इनको छोड़ती जा रही है। कांग्रेस इनको ठुकरा रही है इसलिए क्योंकि इनका ये व्यवहार है। जनता दूसरों की बात सुनने दीजिए, जवाब आपसे लेंगे। एक मिनट इनको बात रखने दीजिए, जनता बिल्कुल जनता अंधभक्त है। राजनीतिक विश्लेषक संघ का कार्यकर्ता है, तो मैं भी इन्हीं की भाषा में जवाब दे देता हूं कि चाइना के माल का, पाकिस्तान के ईमान का और कांग्रेस की बात का अब इसीलिए जनता को कोई भरोसा नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात। प्रताप राव जी, पाकिस्तान की बिरयानी खाने वाले, बिना बुलाए जाने वाले और मुस्लिम लीग के साथ में अपना पाकिस्तानी रिश्ता निभाने वाले, और भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश जानता है कि किसने मुस्लिम लीग के साथ में देश में अंतिम सरकारें बनाई। हाँ बनाइए। कौन जिन्ना के बाजार में जाके पुष्पार्पित करता था। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस से आए, बिना बुलाए देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान। देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हुए, कांग्रेस को ठोकर मारते हुए, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में आए। उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया और विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद उन्हें कैंडिडेट बनाया गया। इनकी तरह नहीं है, लेकिन उन्होंने सारा मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, तो कांग्रेस के थे, वो बीजेपी में आपने उनको कैंडिडेट बनाया। देखिए कांग्रेस के बहुत थे, बीजेपी के बहुत थे, लेकिन जब विचारधारा बदल गई, विचारधारा ही बदल गई, विचारधारा उन्होंने बदली। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, मेरी विचारधारा बदल गई है। जो विचार की बात करने वाले पार्टी ये कांग्रेस अब भस्मासुर बन चुकी है। कांग्रेस के साथ जो पार्टी जाएगी वो खुद भस्म हो जाएगी। इस बार जनता इस भस्मासुर को खुद खत्म करने वाली है। कांग्रेस खुद खत्म होने वाली है क्योंकि भस्मासुर बन चुकी है। इसके साथ जो भी पार्टी जाती है वो खत्म हो जाती है। बाप का भी यही हाल हुआ है। ये भरोसा था कांग्रेस के साथ। आरसी जी, पूरी बातें आपने कांग्रेस के पक्ष में रखी, किस तरह से मजबूती के साथ की, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। एक्शन जो लिया गया कांग्रेस के कैंडिडेट की, क्यों कैंडिडेट पे बात क्यों नहीं मानी? कुछ तो रीजन होगा इसका, उसका तो जवाब आपने दिया नहीं, पूरी डिबेट खत्म हो गई। श्वेता जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और राजस्थान के दर्शक आपके प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं। जवाब नहीं है। क्या रही, हमने जिला कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट मांगी है, जिला कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर हमने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा है मैं कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ूंगा, अभी कह रहे हैं अरविंद दामोर, और ये कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने एक टिकट दिया था, अरविंद दामोर ने क्या कहा कि मैं कांग्रेस के टिकट पे लड़ूंगा। ये ऐसी पार्टी है जो पार्टी खुद खिलाफ है लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ। ये पहले ऐसी पार्टी है अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करेगी। ये इतिहास है, भारत का इतिहास है कि पार्टी खुद अपने कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करेगी। कांग्रेस इस तरह के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रही है, ये पूरा चुनाव रिकॉर्ड बनाने का है। एक मिनट, हाँ बस फाइनल कमेंट। पार्टी खुद ही अपने प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करेगी। एक सरल सा सवाल है, कांग्रेस ने कुछ समय पहले ये कहा था, एक 50 अंडर 50 की पॉलिसी इन्होंने तैयार करी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि 50 से कम उम्र लोगों को, जिनकी 50 से कम उम्र होगी, उनको 50% रिप्रेजेंटेशन और पोस्ट देंगे। क्या उसको पूरा किया गया?
अरे एकलव्य जी 50 वाले कहने लगे बुढ़े हो गए। सुदर्शन सिंह 50 साल की उम्र के थे, कहने लगे मैं तो बुजुर्ग हो गया। कहने लगे ये कांग्रेस पार्टी तो जवानी में ही बुजुर्ग हो गई है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के युवा नेता जल्दी बुजुर्ग होने लगे। ये कांग्रेस बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आरसी जी, एकलव्य जी, प्रताप जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए आप लोग पास सवाल बहुत है और इन सवालों के अगली डिबेट में भी जवाब ले लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए बेहद अहम है, जब इस तरह से घटनाक्रम हुआ तो इतना तो तय है कि ये सीट बेहद दिलचस्प होने जा रही है। यहाँ की मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि गठबंधन का फायदा मिलता है या नहीं, या फिर नामांकन वापस ना लेकर अरविंद दामोर यहाँ पर इस लड़ाई को, इस मुकाबले को दिलचस्प बनाएंगे और किसी तीसरे को फायदा मिलता है। और इसलिए नजर सबकी इस सीट पर जरूर रहेगी। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बीच बड़ी खबर